रोनी की आह सुनकर आर्यन हंसे बिना नहीं रह सका। दूसरों का मनोबल बढ़ा रहे हो और अपना कम कर रहे हो। तुम खुद को बहुत कम आंक रहे हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम उस महिला को देवी के स्तर तक उठा रहे हो जिस पर तुम लट्टू हो। क्या तुम्हें पता भी है कि एक औरत क्या होती है? औरत क्या होती है? रोनी ने जिज्ञासा से पूछा। औरतें अंडे की तरह होती है। आर्यन हंसा और रोनी की उलझन के बीच अपनी बात जारी रखी। बाहर से सख्त, अंदर से पवित्र, सफेद और दिल पीला। एक बार जब तुम खोल तोड़ देते हो और सफेदी हटा देते हो, तो क्या तुम्हें डर है कि तुम उसे जीत नहीं पाओगे? मुझे मत बताना कि तुम उस औरत को नहीं जीत सकते जिसे तुम बिस्तर पर ले आए हो। लानत है। रोनी गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसे अचानक लगा कि आर्यन पहले से भी ज्यादा ठरकी हो गया है। यह कैसी मिसाल थी? अगर किसी महिला ने यह सुन लिया तो वह उस पर थूक देगी, लेकिन यह मिसाल वास्तव में सटीक है। है। सुहाना के सामने रोनी को अचानक अपनी हीनता का एहसास काफी कम हो गया। खुद से बड़बड़ाने के बाद रोनी को अचानक कुछ सूझा और उसने आर्यन से पूछा, और मर्दों के बारे में क्या? क्या वे औरतों से कहीं ज्यादा अंदर से पवित्र नहीं होते? रोनी की बेशर्म मुस्कान देखकर आर्यन ने कंधे उचकाए और कहा, मर्द आम की तरह होते हैं, बाहर से पीले और अंदर से और भी ज्यादा पीले। धत तेरे की, मुझे लगा तुम हम मर्दों की तारीफ करोगे। रोनी आर्यन के जवाब से बहुत असंतुष्ट था। हालांकि सुहाना का अंडा खोल तोड़ना बहुत मुश्किल है। मेरी सलाह है कि तुम हार मान लो। मुझे लगता है कि अब मुद्दा यह नहीं है कि मैं हार मानता हूं या नहीं, बल्कि यह है कि मुसीबत खुद चलकर आ गई है। आर्यन ने सामने घूरते हुए कहा। उसे अपने सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी के आर्यन ने वास्तव में उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें छोड़ी थीं। इतनी सुनसान जगह पर खड़े होने के बावजूद उसे पहचान लिया गया और यहां लाया गया। रोनी ने आर्यन की नजरों का पीछा किया और देखा कि रणवीर सिंह और उसका ग्रुप उनकी ओर आ रहा था। ग्रुप की आंखों में हैरानी थी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह नफरत ने ले ली। आर्यन खुराना? रणविजय ने उन्हें दूर से देखा और गौर किया कि कोई 3 साल पहले वाले उस बदमाश जैसा दिख रहा है। उसे रोनी के साथ खड़ा देखकर उसे शक हुआ कि यह आर्यन ही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि आर्यन दोबारा इस शहर में कदम रखने की हिम्मत क्यों करेगा। बड़ी मुद्दत के बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मैं अभी भी याद हूंगा। आर्यन हंसा। यहां सब इकट्ठे हुए हैं, क्या मेरे लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं हो रही? रोनी की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसने सोचा, वेलकम पार्टी? हाँ, मैं तो अभी सड्ढे हुए अंडे न फेंके जाने को ही गनीमत मान रहा हूं। बेशर्म चापलूसी की भी कोई हद होती है। मैं अब ये कैसे मान लूं कि यह आर्यन है? आर्यन के कबूल करने पर रणविजय और उसके ग्रुप ने एक दूसरे को देखा। उनकी नफरत और बढ़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उदयपुर से बाहर फेंका गया वह कचरा वापस आने की हिम्मत करेगा और उनके सामने भी आएगा। मिस सुहाना, बहुत समय हो गया। जबकि हर कोई अभी भी अपनी यादों में खोया हुआ था। आर्यन दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और उस खूबसूरत और शानदार सुहाना की ओर देखकर शांति से मुस्कुराया। सुहाना की आंखें हैरानी से फैल गई। वह आर्यन से अनजान नहीं थी। उसने उदयपुर में उसकी बदनामी के किस्से सुने थे और वह जानती थी कि वह उसे पसंद करता था। हालांकि अतीत में उसने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी, केवल दूर से उसे देखने की हिम्मत करता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल बाद उसे दोबारा देखने पर वह इतनी सहजता से उसका नाम पुकार सकेगा। दीवार से आलस में टेक लगाए हुए, एक अनोखा और बेफिक्र अंदाज दिखाते हुए, मिस सुहाना, क्या यह नाम तुम ले सकते हो? इससे पहले कि सुहाना कुछ बोल पाती, होंठ पर तिल वाली एक प्यारी सी दिखने वाली महिला जोया आगे बढ़ी और आर्यन को डांटा। जोया गुस्से में थी। सुहाना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वह अच्छी तरह जानती थी कि केवल सुहाना के बहुत करीबी लोग ही उसे सीधे नाम से बुला सकते हैं। लेकिन आर्यन ने उसे ऐसे बुलाया। अगर इससे गलत फहमी पैदा हुई और अफवाहें उड़ी कि सुहाना का उदयपुर के सबसे बड़े बदमाश के साथ कोई रिश्ता है, तो सुहाना शर्मिंदगी से मर जाएगी।
रणविजय ने भी इस पल प्रतिक्रिया दी और आर्यन पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उदयपुर में कदम रखने की? अभी के अभी उदयपुर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें फतेह सागर झील में फेंककर मछलियों को खिला दूंगा। आर्यन इस नतीजे से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने कंधे उचकाए और रणविजय को देखकर मुस्कुराया। कम से कम अगर मैं तुम्हें फतेह सागर झील में फेंकूं तो कुछ मछलियां तुम्हें खा लेंगी, लेकिन अगर तुम मुझे फेंकोगे तो मुझे डर है कि मछलियां डर के मारे हिलेंगी भी नहीं। रोनी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, यह सोचते हुए कि आर्यन की जुबान अभी भी उतनी ही तेज है। हालांकि उनकी मौजूदा जगह को देखते हुए उसका दिल तुरंत घबरा गया। इस समय आर्यन उनसे भिड़ रहा था। यह मौत को दावत देने जैसा था। क्या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? रणविजय दहाड़ा। उसकी बाजू की नसें फूल गईं। यह नजारा देखकर रोनी का दिल हलक में आ गया। वह रणविजय की ताकत को अच्छी तरह जानता था। उसने मार्शल आर्ट्स में कुछ सफलता हासिल की थी, जिससे वह रईसजादों के ग्रुप में काफी ऊपर आता था। हालांकि रोनी नहीं जानता था कि आर्यन ने पिछले 3 सालों में क्या किया था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि 3 साल पहले आर्यन कमजोर और मरियल था। अगर उसे आर्यन ने मुक्का मारा होता तो वह अधमरा हो जाता। रणविजय का हाथ कांपते और नसें फूलते देख कई लोग खुश हो रहे थे। उनमें से कई लोगों को आर्यन ने अतीत में सताया था, लेकिन तब आर्यन अपने खानदान के नाम का सहारा लेता था और वे केवल इसे सह सकते थे। लेकिन अब जब आर्यन को खुराना परिवार से निकाल दिया गया था तो उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। आर्यन वहां शांति से खड़ा था। रणविजय की मुट्ठियों से उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। हालांकि रोनी ने आर्यन को खींचा और उसके कान में फुसफुसाया, भागो, उदयपुर वापस मत जाना, तुम अब उनसे नहीं जीत सकते। लेकिन रणविजय साफ तौर पर आर्यन को भागने का मौका नहीं दे रहा था। उसने अपने आदमियों से उसका रास्ता रोक दिया और एक कुटिल मुस्कान के साथ आर्यन को देखते हुए कहा, मैं वह समय नहीं भूला जब तुमने मुझे जमीन पर घुटने टेकने और कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया था। अगर तुम आज घुटने टेक कर भीख मांगो और मेरी टांगों के बीच से निकलो तो शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें जाने दूं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अभी भी दीवार से आलस में टेक लगाए हुए उसकी नजरें सुहाना पर टिकी थी। मिस सुहाना, तुम एक बहुत बड़े परिवार की बेटी हो, एक रुतबे वाली इंसान। तुम अपने आसपास कुछ लुच्चे लफंगों को नहीं रख सकती, है ना? ऐसे लोग जो लोगों को अपनी टांगों के बीच से रेंगने के लिए कहते हैं और अपनी गंदी बदबू फैलाते हैं, उन्हें तुमसे दूर ही रहना चाहिए। गंदी बदबू तुझमें से आती है। रणविजय दहाड़ा। एक मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं कैसे घमंडी हो रहा हूं, मैं कैसे घमंडी हो रहा हूं? रणविजय, रणवीर सिंह चिल्लाया, अपने छोटे भाई की हरकतों को रोकते हुए। उसे परवाह नहीं थी कि आर्यन जीता है या मरता है, लेकिन यह सब एक बहुत ही खास मेहमान के मनोरंजन के लिए था। अगर वे उस खास मेहमान के साथ कोई संबंध बना सके तो उनका परिवार आसमान छू सकता था। इस समय वह रणविजय को सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकता था। रणवीर ने अपने भाई को डांटा। उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उदयपुर से बहुत दूर चला जाता, तुम्हारी तरह नहीं जो बेशर्मी से यहां टिका हुआ है। बेहतर होगा तुम अपना ख्याल रखो। रणवीर के बोलने के बाद वह अपने ग्रुप के साथ चला गया। सुहाना ने आर्यन पर एक नजर डाली और वह भी चली गई। सुहाना का व्यवहार देखकर जोया आर्यन पर हिकारत से मुस्कुराई। सुहाना ने अभी भी आर्यन को नजरअंदाज किया, जो सही था। इतनी खराब प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति सुहाना की नजर में कैसे आ सकता है? उसकी नजर में सुहाना का आर्यन से एक शब्द बोलना भी उस पर एहसान करना था, और शुरू से अंत तक सुहाना ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। यह थी स्वाभिमानी सुहाना। ग्रुप को जाते देख रोनी ने राहत की सांस ली। उफ, जान ही निकल गई थी। अगर उन्होंने हाथ उठाया होता तो आज तुम मुसीबत में पड़ जाते। किस्मत अच्छी थी कि कोई बहुत खास मेहमान आ रहा था, इसलिए वे रुक गए। एक बहुत खास मेहमान? आर्यन ने उलझन में पूछा। हां, अफवाह है कि वह देश के एक बहुत पुराने और शाही खानदान का वारिस है।
हालांकि उदयपुर एक रियासत है, लेकिन यह उन पुराने खानदानों से बहुत नीचे है जिनकी जड़ें देश में सदियों से जमी हुई है। यहां तक कि गवर्नर ने भी उसे महल में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों ने भी उसे बुलाया, लेकिन गवर्नर के निमंत्रण के अलावा जिसे उसने स्वीकार कर लिया, उसने बाकी सभी को मना कर दिया। आर्यन थोड़ा हैरान था, यह सोचते हुए कि इस व्यक्ति का रुतबा वाकई काफी बड़ा था। उदयपुर में उसने यहां के बड़े बड़े लोगों को भाव नहीं दिया। एक खास रुतबे के बिना शायद उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता। जैसे ही आर्यन और रोनी बात कर रहे थे, एक युवक जहाज के दूसरे छोर से अंदर आया। यह युवक कद में छोटा और मोटा था और उसके गोल चेहरे पर तेल जैसी चमक थी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी छोटी धंसी हुई आंखें बीच बीच में अपने आसपास की महिलाओं पर जा रही थी, जिससे उसे एक ठरकी लुक मिल रहा था। जब युवक दिखाई दिया तो रणवीर सिंह जल्दी से उसका स्वागत करने गया और सम्मानपूर्वक बोला, कुंवर साहब, आप आखिरकार आ ही गए। रणवीर बहुत खुश था। यह वह हस्ती थी जिसे बड़े बड़े मंत्री भी नहीं बुला पाए, फिर भी वह उसे यहां लाने में कामयाब रहा था। अगर वह इस आदमी के साथ थोड़ा सा भी जुड़ाव बना सका तो क्या वह मशहूर नहीं हो जाएगा? अगर यह आदमी उसकी सिफारिश करने को तैयार हो जाए तो वह सुहाना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखने की भी हिम्मत कर सकता था। मोटे लड़के ने सहमति में हुकारा भरा। उसकी नजर सुहाना और जोया पर गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने रणवीर के कंधे पर जोर से थपकी दी। बढ़िया, बुरा नहीं है, इस पार्टी क्रूज का चक्कर बेकार नहीं गया। इन शब्दों ने रणवीर को खुश कर दिया, जिसने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, जब तक आप खुश हैं, मैं इसे पूरे साल के लिए बुक कर दूंगा। जरूरत नहीं है, लड़के ने सिर हिलाया। मैंने बस इस जहाज का एक चक्कर लगाया। यहां की लड़कियां ठीक है, लेकिन वे मेरे लायक नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रणवीर और उसके ग्रुप ने जल्दी से उसकी हां में हां मिलाई और यहां तक कि महिलाओं को भी उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उनकी खूबसूरत आंखें उस पर टिकी थी। हालांकि यह युवक विशेष रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन उसका शाही रुतबा उनके दिलों को जीतने के लिए काफी था। केवल सुहाना और जोया ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे दोनों उसके खास रुतबे को जानती थीं और भले ही वे उसे नापसंद करती थीं, उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। युवक को देखकर रोनी ताना मारे बिना नहीं रह सका। अभी तो बड़ा शेर बन रहा था, लेकिन इस लड़के के सामने यह बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया है। हालांकि रोनी तुरंत जलने लगा। रणवीर सिंह की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसकी जान पहचान इससे हो गई। अगर मेरी होती तो रणवीर और उसके जैसे लोग हमारी नजरों में कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं होते। यह कहने के बाद रोनी आर्यन को देखने के लिए मुड़ा, केवल यह देखने के लिए कि आर्यन उस मोटे लड़के को एक अजीब भाव से देख रहा था। रोनी ने मान लिया कि आर्यन मोटे लड़के की भारी भरकम उपस्थिति से डर गया है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपना सिर घुमाते ही उसने पाया कि रणविजय उन्हें हिकारत से देख रहा है, जो मोटे लड़के के प्रति उसके रवैये के बिल्कुल विपरीत था। रणविजय ने हिकारत से बड़बड़ाया, 2 कचरे के टुकड़े, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। कुंवर साहब, क्या आपकी कोई और फरमाइश है? हम उसका इंतजाम करेंगे। रणवीर ने मोटे लड़के से कहा। जरूरत नहीं है। मोटे लड़के ने सिर हिलाया, फिर अचानक जोया की ओर उंगली उठाई और धीरे से कहा, इसे मेरे साथ सुलाओ। उसके शब्दों ने माहौल में सन्नाटा फैला दिया। हर कोई मोटे लड़के को घूर रहा था। फिर उनकी नजरें जोया पर पड़ी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी मांग करेगा। सुहाना और जोया भी दंग रह गई। उनकी आंखें अनायास ही रणवीर की ओर मुड़ गई। रणवीर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंसा। कुंवर साहब, आपको मजाक करना बहुत पसंद है। मिस जोया एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, कोई कॉल गर्ल नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पैडी कुंवर सा ने रणवीर को घूरा और कहा, मैंने पूरे जहाज का चक्कर लगाया है, लेकिन सोने के लिए कोई उपयुक्त महिला नहीं है। मुझे यहां केवल 2 ही पसंद आई है, आपके गवर्नर की मुंह बोली बेटी
स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, इसलिए मैं दूसरी सबसे अच्छी से काम चला लूंगा। उसके गंभीर लहजे ने जोया का चेहरा पीला कर दिया। वह सीधे लड़कों के ग्रुप को घूर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वे उसके लिए खड़े होंगे और मना करेंगे। हालांकि जो पुरुष आमतौर पर उसके पीछे पीछे चलते थे, उन सभी ने अपने सिर घुमा लिए, उसे न देखने का नाटक करते हुए। मैं नहीं जाऊंगी, यह देखकर कि कोई भी उसके लिए नहीं बोला, जोया केवल चिल्ला ही सकी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम अपने गवर्नर से भी पूछोगी तो वह भी तुम्हें मेरे पास भेज देगा। पैडी हंसा। किसी को भी उसके शब्दों की सच्चाई पर संदेह नहीं था, जिसमें सुहाना और जोया भी शामिल थी। जोया बेतहाशा कांपने लगी। उसने लड़कों के ग्रुप की ओर भीख मांगती नजरों से देखा, उम्मीद करते हुए कि वे आगे आएंगे, लेकिन पाया कि वे सभी दूर ही रहे। मेरे कमरे में आओ। पैडी हंसा, लेकिन उसकी हंसी आसपास की खामोशी से टकराई, जो हर किसी को बेहद चुभ रही थी। फिर भी किसी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जोया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने आखिरकार अपनी नजरें रणवीर पर टिका दी। उसकी आंखों में मिन्नतें थीं। सुहाना ने भी उस पर एक याचना भरी नजर डाली। दो महिलाओं द्वारा घूरे जाने पर रणवीर को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़कर कहा, कुंवर सा, क्या मैं आपको साथ देने के लिए कोई और महिला ढूंढ सकता हूं? लेकिन इससे पहले कि रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, पैडी दहाड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पैडी ने रणवीर के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया और न ही उसे जरूरत थी। उसकी गुस्से भरी चीख बिजली की कड़कड़ाहट की तरह ने वातावरण को शांत कर दिया। रणवीर, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, एक शब्द भी नहीं बोला। सुहाना निराश थी और जोया भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर, जो हमेशा खुद को एक जेंटलमैन होने पर गर्व करता था, केवल एक डांट से चुप हो जाएगा और अपनी साथी को मौत के मुंह में जाते हुए लाचार होकर देखेगा। जोया की आंखों से जान चली गई थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। उस भारी खामोशी में वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। गिरने से बचने के लिए एक स्टूल का सहारा ले रही थी। जोया ने रणविजय की ओर देखा। वह हमेशा उससे प्यार करता था। एक बार उसके लिए मरने की कसम खाई थी, लेकिन अब वह उसकी नजरों से बच रहा था। जोया का दिल राख हो गया था। उसने अपने होंठ को तब तक काटा जब तक कि उससे खून नहीं निकल आया। जैसे ही जोया ने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया, सुहाना को एक कड़वी मुस्कान दी और ठंडी झील में कूदने की तैयारी की। उसने देखा कि एक युवक सुहाना के पीछे से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, अभी भी उसी आलसी अंदाज में। जोया ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी पहले की बेजान आंखें अब अविश्वास से भर गई। जो आंसू नदी की तरह बह रहे थे, वे अचानक रुक गए। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह कितना भी अनुमान लगाती, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह व्यक्ति आगे आएगा। वह वहां जड़वत खड़ी थी, शून्य में उस लड़के को घूरते हुए जो अपनी जेब में हाथ डाले, एक बेपरवाह और मस्तमौला अंदाज में दिखाई दिया। सुहाना जोया के अजीब व्यवहार को देखकर उलझन में देखने के लिए मुड़ी। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वह भी उतनी ही मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें उस लड़के पर टिकी थी जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। यह कभी बदनाम रहा लड़का धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। हर कदम सुहाना की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। किसी ने भी माहौल में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। पैडी की डांट ने उन्हें चुप करा दिया था, उन्हें बोलने से, यहां तक कि सांस लेने से भी रोक दिया था, जिससे भारी और डरावना माहौल बन गया था। लड़के के कदम धीमे थे, लेकिन जोया और सुहाना की आंखें उस पर टिकी थी। उसके हर कदम के साथ उनके दोनों दिल कांप रहे थे और हर कदम के साथ उनके बुझे हुए दिलों में जीवन की एक किरण चुपचाप खिल रही थी। अबे ओ मोटे पैडी, तूने दिल्ली में काफी तबाही मचा ली, अब तू यहां उदयपुर में तबाही मचाने आया है। संभल कर रह, कहीं कोई तेरा सामान न काट दे। लेकिन उस जानलेवा सन्नाटे में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, काले बादलों जैसे भारी माहौल में एक हंसती हुई गाली गूंजी।
आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस ठंडे माहौल में यह सबके कानों में बिजली की कड़कड़ाहट जैसी लगी। कौन है जो? पैडी गुस्से में था। उसे मोटा कहलाना सबसे ज्यादा नापसंद था। किसी ने उसे पहले मोटा कहा था और उसने उसकी जीभ काट दी थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपना गुस्सा पूरा निकाल पाता, जब उसने सिर घुमाया और उस जाने पहचाने चेहरे को देखा, तो वह अगला वाक्य बोलने से अचानक रुक गया। उसने अविश्वास से आर्यन को देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस मुसीबत को उदयपुर में देखेगा। सभी की नजरें अचानक आर्यन पर घूम गई। जोया की तरह उन्हें भी विश्वास नहीं था कि आर्यन उसके लिए खड़ा होगा। उनके सिर चकरा रहे थे। एक पल की खामोशी के बाद आखिरकार उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उनके दिलों में एक ताना उमड़ आया। यह मौत को दावत दे रहा है। इसने वास्तव में आगे आने की हिम्मत की। यह कचरा बदल गया है। यह हीरो बनने का नाटक भी कर रहा है। यह हवस में अंधा हो गया है। अगर इसने उस मोटे लड़के से पंगा लिया तो यह बहुत बुरी मौत मरेगा। इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यह भूलकर कि वे पैडी की भारी उपस्थिति के आगे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रोनी ने आर्यन को अखाड़े के बीच में जाते देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका कभी सुंदर रहा चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन आगे आएगा और उस मोटे लड़के को रोकेगा। उसके सामने खड़ा मोटा आदमी इतने ऊंचे रुतबे का था। वह आसानी से हाथ हिलाकर आर्यन के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। खत्म। रोनी के दिमाग में बस यही एक विचार आया। उसने रणवीर और उसके ग्रुप की ओर देखा और जैसा कि उम्मीद थी, वे मुस्कुरा रहे थे। साफ तौर पर एक अच्छा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। रणविजय और भी ज्यादा उत्साहित था। आर्यन ने पैडी को रोक लिया था। पैडी का ध्यान उससे हटा दिया था। इस तरह जोया की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। इस बीच यह परेशान करने वाला बच्चा पैडी के हाथों मारा जाने वाला था। हर किसी को उम्मीद थी कि पैडी आर्यन को थप्पड़ मारकर मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रणवीर और उसके ग्रुप ने एक अलग ही नजारा देखा, जिसने उनके दिलों को चुनौती दी। उनके दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल रहा हो। उनकी आंखें फटी हुई थी, पुतलियां सिकुड़ रही थी, क्योंकि वे सांस लेने के लिए हाफ रहे थे। अखाड़े के बीच में चलते हुए आर्यन ने एक लात मारी, जो सीधे पैडी के भारी भरकम मोटे पिछवाड़े पर लगी। मुझे गाली देकर तो देख। उस पल रोनी को चक्कर आ गया। उसने जागते रहने के लिए खुद को जोर से चिकोटी काटी। गिरने से बचने के लिए पास की मेज का सहारा लिया, यह पुष्टि करने के लिए कि वह क्या देख रहा है। कई बार पलकें झपकाने के बाद वह जमा रहा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, आर्यन पागल हो गया है। सुहाना सहित सभी ने पैडी के बड़े नितंबों पर जूते का निशान देखा और उनके मन में भी यही विचार आया। यह एक ऐसा आदमी था जिसका गवर्नर भी बेहद सम्मान करते थे। उदयपुर में हर कोई उसके साथ बेहद अदब से पेश आता था। फिर भी किसी ने उसे लात मारने की हिम्मत की। इस समय न केवल पैडी आर्यन को नहीं छोड़ेगा, बल्कि उदयपुर के वे लोग जो पैडी की चापलूसी करना चाहते थे, वे भी उसके लिए बीच में कूद पड़ेंगे। भले ही आर्यन अभी भी खुराना परिवार का सदस्य होता, तब भी शायद वह खुद को नहीं बचा पाता। रणवीर और उसका ग्रुप, जिन्होंने कुछ ही पल पहले एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी, अब आर्यन पर ऐसे दहाड़े जैसे उन्हें अपने गुस्से के लिए कोई रास्ता मिल गया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रणविजय, पकड़ लो इसे। रणविजय उत्साहित होकर आगे लपका, आर्यन को पकड़ने के लिए तैयार, लेकिन उसका हाथ, जो एक बाज के पंजे में बदल गया था, आर्यन के कंधे को पकड़ने से ठीक पहले अचानक रुक गया। पैडी, जिसे आर्यन ने लात मारी थी, घूमा, अपने मोटे पिछवाड़े पर लगे जूते के निशान को नजरअंदाज करते हुए, और आर्यन के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। अबे साले, तू यहां क्या कर रहा है? मुसीबत की जड़। दोनों के इस दोस्ताना इशारे ने पैडी के शब्दों के साथ मिलकर उन लोगों के समूह को अचानक रोक दिया जो आर्यन पर हमला कर रहे थे। उनकी हरकतें हवा में ही जम गई, जैसे उस पल के लिए समय ही रुक गया हो। आर्यन भी पैडी को देखकर उतना ही हैरान था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह यहां किसी पुराने दोस्त से टकरा जाएगा। 1 साल पहले जब वह देश भर में घूम रहा था, वह राजधानी में पैडी से मिला था।
और उसे कुछ पागलपन भरे काम करने के लिए ले गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 साल बाद वह उसे उदयपुर में फिर से देखेगा। मुझे पता था कि तू कुछ बुरा काम करने वाला है, इसलिए मैं तुझे रोकने आया हूं। आर्यन ने कंधे उचकाए। आखिरकार मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसका जमीर जिंदा है। यह सुनकर रोनी लगभग अपनी लार थूकने ही वाला था। उसका पिछला डर आर्यन के शब्दों से पूरी तरह धुल गया। उदयपुर में आर्यन की प्रतिष्ठा को देखते हुए वह सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि उसका जमीर जिंदा है। पैडी ने इस आदमी की बेशर्मी को बहुत पहले देख लिया था। यह पहली बार नहीं था जब उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाया हो। इसलिए वह आर्यन के शब्दों से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम यहां हो तो मैं कभी नहीं आता। तुम्हें देखना घिनौना है। पैडी को लगा कि घर से निकलने से पहले उसने अगरबत्ती जलाना भूल गया होगा, वरना वह उदयपुर जैसी छोटी रियासत में इस मुसीबत से कैसे टकरा सकता था। उसके पास इस आदमी की गहरी यादें थीं। उसके द्वारा उसे बार बार फंसाया गया था, फिर भी वह अपनी शिकायतें भी नहीं बता सकता था। वह उससे 1 साल पहले राजधानी दिल्ली में मिला था, यह सोचकर कि चूंकि वह नया है इसलिए उसे आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद के विपरीत इस दिल्ली के तानाशाह ने उसे बार बार मात दी, उसे अधमरा होने तक सताया, जिससे वह नफरत में दांत पीसता रह गया। फिर भी कुछ करने में शक्तिहीन था। हालांकि भले ही इस आदमी ने उन्हें अधमरा कर दिया था, लेकिन उसने उन्हें कुछ विशेष रूप से पागल और रोमांचक काम करने के लिए भी प्रेरित किया था। इससे वे उससे नफरत करते थे, फिर भी वे उसके करीब महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। आर्यन और पैडी एक दूसरे को जानते हैं। हर कोई समझ गया। आर्यन को अजीब तरह से देख रहा था। वे पूरी तरह से हैरान थे, यह समझने में असमर्थ कि उदयपुर का एक बदनाम बदमाश राजधानी की इतनी शक्तिशाली हस्ती को कैसे जान सकता है। रोनी और भी ज्यादा अविश्वास में था। आर्यन को उसके साथ गपशप करते और हंसते हुए देख रहा था, अविश्वास का भाव महसूस कर रहा था। पिछले 3 सालों में आर्यन के साथ क्या हुआ था, वह पैडी जैसे किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता था। यह देश के एक प्राचीन परिवार का वारिस था। हर प्राचीन परिवार रहस्य में डूबा हुआ था और उनके वारिस स्वाभाविक रूप से सवाल से परे थे। आम लोगों का उनके साथ कोई लेना देना कैसे हो सकता है। इस तथ्य से आंकते हुए कि आर्यन बिना गुस्सा हुए दूसरे आदमी को लात मार सकता था, दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से काफी परिचित थे। रणवीर और उसका ग्रुप भी हक्का बक्का था। किसी ने भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। उनकी नजरें आर्यन और पैडी पर टिकी थी। उनके रिश्ते के बारे में उनके दिल संदेह और जिज्ञासा से भरे हुए थे। सुहाना और जोया अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, उम्मीद करते हुए कि आर्यन पैडी का मन बदल सकता है। खूबसूरत आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थी, ऐसा व्यवहार जो आर्यन को पहले कभी नहीं मिला था। तुम उदयपुर में क्या कर रहे हो? आर्यन ने कुछ कदम पीछे हटकर खुद को पैडी से दूर कर लिया। यह लड़का पैदाइशी ठरकी था। वह कोई और बुरा काम नहीं करता था, बस औरतों को बहकाना और मजबूर करना पसंद करता था। अपने खानदान और अपनी मार्शल आर्ट्स की बदौलत वह शायद ही कभी फेल होता था। इन सालों में वह अनगिनत औरतों के साथ रहा था। यही वजह थी कि आर्यन उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कौन जाने उसकी अय्याशी की वजह से उसे कोई गुप्त रोग हो। आर्यन आखिरकार एक शुद्ध इंसान था और इस पापी आभा मंडल से दूषित नहीं होना चाहता था। इसका एक निशान भी उसकी पवित्रता का अपमान होगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।